जी, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 आज का लास्ट पार्ट है। तकरीबन 45 मिनट्स तक ये चलेगा इंशाल्लाह, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह 116 में कल मिलेंगे। कल मेरा जो प्लान है उसमें मैंने एनपीओ के एक आधा सवाल करवाऊंगा खुद आपको। उसके बाद एनपीओ में कोई रहेगी थेरी, कोई रहती तो नहीं है वैसे, कोई एमसीक्यू कोई चीज़ ऐसी रहती है छोटी मोटी डिस्कस करूँगा, यानी यूँ कह लें कोई 1 घंटा तकरीबन मेरा एनपीओ पे लगेगा। उसके बाद कैश फ्लो का सवाल इस रीसेंट अटैम्प्ट का आप लोगों ने करके आना है। ये आपने फिर मुझसे क्वेश्चन कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 8 फॉर लिमिटेड, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है आज। ठीक है, मैंने ये नहीं करवाना, सादा बात है। कोई मसला होगा तो डिस्कस करूंगा, मैं ये नहीं करवा रहा। ओके, ये आपने करना है इसलिए क्योंकि अगर मैं नहीं करवा रहा और आपने भी नहीं किया और इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो चलो पॉइंट से ही रह गया और वही पर्चे में आ गया तो फिर क्या करोगे। इसलिए ये अब आपकी जिम्मेदारी ये कर लीजिएगा। तो कल का दिन आधा पौना घंटा फिर भी कैश फ्लो पे लग जाएगा। कोई इसमें मसला निकल आता है डिस्कस करते हुए, कोई थोड़ी सी थ्योरी रहती है, कोई एमसीक्यू कोई रहता है, कोई चीज़ ऐसी होती है। एक छोटा सा सवाल ट्रायल वाला रह गया था जिसमें वो कैपिटल डिविडेंड वाला मसला था। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते कराते आधा पौना घंटा उस पर भी लग जाएगा। तो इसी तरह से IS 8 के ऊपर थोड़ी सी थ्योरी, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने, सवाल तो उसके कोई नहीं है लेकिन फिर भी कोई एक आधा सवाल देखूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन में IS 8 आ सकता है, 8 से 10 नंबर का सवाल, 7-8 नंबर का आ जाया करता है अक्सर, तो वो भी करना है। उसके बाद फिर IS 16 पर मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगाने हैं आपके। कुछ कल लगा लेंगे, कुछ परसों लगा लेंगे, लगाने हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका पार्ट जो वॉल्यूम 2 है वो तो मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले से कि आपको मैंने करवाना है। जिसने रिवीजन करनी थी हल्की फुल्की कर ली है। अभी अगर आप लोगों ने घर पे करना है ना आज जाकर, तो आपने 2 काम करने हैं। एक कैश फ्लो का सवाल पूरा करना है, दूसरा आपने IS 16 के अंदर कोई 1 से 2 सवाल करने हैं। एक्सट्रैक्ट वाला एक सवाल कर लेना, मेसोपोटामिया हैवी तरीन सवाल था, अखीर सवाल था, हिम्मत करके वो कर लेना। कभी मैंने तो नहीं करवाना ना वो, ठीक है, करवा जो दिया है। और इसी तरह से एक आधा कोई नोट का सवाल कर लेना, जैसे कि सूकी लिमिटेड था या मंडे लिमिटेड था, इस तरह का जिसमें नोट हो। तो एक नोट का, एक एक्सट्रैक्ट का सवाल आपने करना है और एक कैश फ्लो का सवाल आपने ये वाला कर लेना है। बाकी आप कुछ ना करें, बाकी फिर देखते हैं। ठीक है, वो आपको क्या करवाना है मैंने। तो आपकी EPS आज बेशक ना करिएगा, तो अब जब ख़त्म हो तो कहानी है कि रिवीजन अब इसके बाद ही शुरू करिएगा, लेकिन EPS तैयार है, अभी रेशोज़ भी ख़त्म हो जाता है, ये भी तैयार है आपका, फ्रेमवर्क भी। तो ये 3 तो एक साइड पे लग गए, तो बाकी भी ऐसे ही इंशाल्लाह 3-3 करके तो कर लेंगे। छोटे टॉपिक्स तो वैसे कम टाइम लेते हैं। तो फिर तीसरा दिन मैंने रखा हुआ है इंशाल्लाह, उसके अंदर हम बड़े आराम सुकून से बुध वाले दिन कंक्लूड कर जाएंगे। और अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो भी मैंने तो तब तक नहीं छोड़ना आपको जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी। तो आप में से जो जाना चाहे जा सकता है, लेक्चर तो साथ साथ मैं अवेलेबल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि यहाँ बैठें, हो जाएगा काम, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तसल्ली होती है कि हाँ यार आता है सब कुछ। और कुछ नहीं अब आपको देना मैंने इन 3 क्लासों में सिवाय तसल्ली के कि यार आपको सब आता है, आप डरना बस छोड़ दें, डरना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो डरेगा वो मरेगा। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, चलें आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करवाने लगा हूँ, बल्कि आप मुझे करवाने लगे। पहला वाला पार्ट आप मुझे करवा दें, दूसरा वाला पार्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पढ़िए। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024 प्रोवाइडेड अबव, कैलकुलेट PL's रेशियोज इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क रेशियोज। यानी जो ऊपर 30 जून 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है उनके लिए रेशियोज निकालो। अब 9 नंबर तो मुफ्त के हैं भाई, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ज़रा कैलकुलेटर हाथों में ले लो, और जिनको भूले हुए हैं ना फॉर्मूलाज, कहा था ना याद कर लो, चलो ये कर लो कि वो अपने रजिस्टर में उन फार्मूलाज को खोल लो। मेरा दिल नहीं है कि मैं खोल के मैं ओपन कर दूं। मैंने तो वो बनाई थी ना लिस्ट सी, मैं ओपन कर दूं, मैं कर। आप बताएंगे सही, लेकिन कहीं आप भूलेंगे तो फिर, तो इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए ओपन कर लेता हूँ। हैं जी, कोई बात नहीं, मैंने कौन सा दिखा देनी है फिर, ये आपने खुद ही बताते जाना है इंशाल्लाह। ओ कितने गया, तो ये भी थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हाँ अभी तक याद फिर रही है। यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा सवाल पढ़ लेते हैं। दूसरे में वो कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ईच मैनेजमेंट डिसीजन ऑन PL's रेशो इंडिकेटिंग वेदर दीज एक्शंस हेल्प और एडवर्सली अफेक्ट द अटेनमेंट ऑफ बेंचमार्क्स।
इस सवाल ने बच्चों को खामखा फेल कराया, मतलब बच्चों ने समझा ही नहीं ध्यान से। बहुत आसान, कमेंट्स जब पढ़ता है ना बंदा, आप एग्जामिनर कमेंट्स भी आपको देने थे, चलो कल देता हूँ कॉपी करा के, आप भी डाउनलोड करके देख लें, कमेंट्स पढ़े ना आपको उसमें देखकर पता लगता है कि यार बच्चे ये क्यों नहीं कर पा रहे थे। अब बड़ी सादा सी बात है कि जब ये रेशोज निकालनी है तो अन्य वाई निकालनी है। रेशोज निकालने के बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हुए, इन स्टेप्स के बारे में वो कहता है बताओ कि इन एक्शंस की वजह से जो एक्शंस हैं उससे हेल्प मिलेगी या एडवर्स इफेक्ट आएगा ऑन अटेनमेंट ऑफ बेंचमार्क। बिल्कुल वही जो इंक्रीज डिक्रीज वाला आपको सिखाया हुआ है, ये वही था। नहीं चाहते क्यों यार इंक्रीज डिक्रीज से? तो मकसद कहने का सवाल तो यही 3 तरह के ही थे, जिनमें सबसे टेक्निकल इंक्रीज डिक्रीज ही था। 3 तरह के, मतलब रेशो निकलवाता है तो उस पर कमेंट करवा ले, रेशो निकलवा के कहता है ज़रा ये बताओ इंडस्ट्री से प्रीवियस ईयर से वेरिएशन की क्या वजह है, या निकलवा के कहता है इंक्रीज डिक्रीज इन स्टेप्स का। पहले ये कहता था कि ये रेशोस हैं, रेशो नहीं निकलता, कहता था कि बताओ इस स्टेप का क्या असर पड़ेगा। इस सवाल में ये कर दिया, रेशो निकलवा कर कह रहा है कि कुछ स्टेप्स हैं उनका असर इन रेशोस पे क्या पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। तो पहले रेशोस निकालें जल्दी से, सवाल के पहले पढ़ लेते हैं। PL, a growing company in the home appliance industry has provided following summarized financial। PPE है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक है, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कुछ रिडीमेबल हैं और कुछ इरिडीमेबल हैं। ये नहीं कहना कि टोटल में से 20% रिडीमेबल बाकी नहीं, वो तो उसका इंटरेस्ट रेट है, डिविडेंड रेट है। लॉन्ग टर्म लोन है और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा अगली बात, थोड़ी सी ज्यादती कर गया, ये पहले इरिडीमेबल लिख लेता तो अच्छा होता। खैर चलो, खैर यही तो आप डेटा निकालना होता है ना। इरिडीमेबल जो है वो लाइक इक्विटी होते हैं ना। खैर हमें इससे क्या, ऑर्डिनरी इक्विटी में तो नहीं आते ना, इसलिए टेंशन नहीं है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड में लेने हैं तो उसके अंदर तो आपका लॉन्ग टर्म लोन में भी आ जाना है, इसमें भी आ जाना है। खैर PNL में देखो तो सेल्स हैं, अब ये सारे क्या है, ये फॉर द ईयर 30 जून 2024, फॉर द ईयर 30 जून 2024 ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसी की उसने कहा है रेशोज निकालो, 9 नंबर की सिर्फ रेशोज निकालनी, ठीक है। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट और नेट प्रॉफिट। डिटेल ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर। ओल है, इस साल में शेयर्स इशू हो गए, ये पता नहीं क्यों दे रहा है, आज तक तो कभी नहीं दिए थे। ऑन 1 दिसंबर 23, हमारे साल खत्म होने से 7 महीने पहले, साल 30 जून 24 खत्म हो रहा है, PL ने 20% राइट शेयर्स इशू किए एट पार, शेयर इमीडिएटली बिफोर राइट इशू आर इतने, और PL ने इशू किए 3.5 मिलियन शेयर्स एट मार्केट वैल्यू। PL डिड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नहीं भी कर रहा तो हम क्या करें, क्यूमुलेटिव है तो आएगा ही आएगा जहां कहीं आना हुआ। यार ये सारा डेटा वैसे मुझे तो EPS का लग रहा है, ये दोनों पॉइंट्स हैं EPS के लग रहे हैं मुझे, पता नहीं ये क्यों दे रहा है। आज तक तो कभी रेशो के सवाल में इसने दिया नहीं था। क्या कह रहा है नीचे, EPS भी निकाल दो कसमें। देखो ना, अब मैंने आपको कहा था कि EPS भी एक रेशो है, और उस पर पूरा एक्सटेंडेड बना इसलिए उसको अलग से पढ़ा हो, वो भी एक रेशो है। और उससे एक और रेशो भी निकलती है, PE रेशो, आज बताया है, वो इस लिस्ट में नहीं है। PE रेशो, EPS और PE रेशो आपकी इस लिस्ट में नहीं है जो इधर खुली हुई है। इसके नीचे होनी चाहिए थी 2 रेशोज, एक EPS और दूसरा प्राइस अर्निंग रेशो। मैंने उधर लिखी हुई आपके किताब के अंदर, लेकिन जाहिर सी बात उस वक्त पढ़ा नहीं था ना, ठीक है। अच्छा चलें, अब अ पोटेंशियल बायर हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग 100% शेयर होल्डिंग इन PL। एक बंदा उसने कहा है मैंने बिजनेस सारा खरीदना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि PL ये फॉलोइंग बेंचमार्क रेशोज अचीव करे, ठीक है। कंटिजेंट अपॉन PL अचीविंग फॉलोइंग बेंचमार्क रेशोज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2025 के अंदर, अगर अब 24 का डेटा गिवन हो, कह रहा है 25 के अंदर अगर PL ने ये रेशोज अटेन कर ली तो मैं सारी PL खरीद लूँगा। बेचने के चक्कर में होंगे ये लोग। तो इनको एक बायर आया, उसने जाहिर सी बात है उसने ऑफ़र किया कि जी मैं ख़रीदूँगा लेकिन ये रेशोज मुझे मिलें तब। अच्छा रिसेंट मैनेजमेंट डिसीजन क्या है, अब इन्होंने कहा यार बेच ही दो, बंदा आया गाहक लग गया, बेच दो, हमें वैसे भी मज़ा नहीं आ रहा इस काम में। तो मैनेजमेंट अब बैठ गई और उन्होंने क्या कहा है, टू अचीव बेंचमार्क रेशोज मैनेजमेंट ऑफ PL हैज़ मेड फॉलोइंग डिसीजंस इन जुलाई 2000। इस 30 जून 24 के बाद उन्होंने बैठ कर ये डिसीजन लिए। अब देखो सवाल है पूरे सफ़े का, यहाँ से जो शुरू हुआ है सवाल और आगे रिक्वायरमेंट है, देख के परेशान हो गया, हालांकि उसमें निकला तो कुछ भी नहीं अभी तक।
तो सवाल देखकर हुज्जम देखकर परेशान होने वाली कौम जो है ना वो इधर ही रह जानी है। और 2 दफ़ा सुकून से सवाल पढ़ के तीसरी बार अल्लाह का नाम लेके करने वाले सुकून से करते जाना है। सुकून से वैसे नहीं सुकून, वैसे सुकून वो तो मारे जाओगे। स्पीड स्पीड पहले सवाल से ये बड़ा मसला होता है। पहला सवाल इतना साफ सुथरा बना के और आखिरी में खुद पढ़ें दोबारा समझ ना आए, ऐसा भी ना हो। पहले सवाल से स्पीड चुक के रखो, एवरेज सी लिखाई हो पहले सफ़े पे भी, कोई आपको लिखाई के नंबर नहीं मिलने। जो लिख रहे हो अगले को समझ आ जाए पूरे नंबर देगा। प्रेजेंटेशन मीन्स जो आपने लिखा वो अगले को समझ आए। नो डाउट अच्छा पेपर देख के दिल तबीयत बेहतर हो जाती है, लेकिन कोई गंदा मंदा पेपर देखकर नंबर नहीं काट सकता उसके ऊपर। प्रेजेंटेशन मीन्स आपने जो लिखा है अगले को समझ आ जाए, दैट्स इट। तो पहले सफ़े से ही, पहले सवाल से ही, सोल्यूशन 1 क्वेश्चन 1 से ही स्पीड में चुक के रखना है। पेन नवा ना करना शापर जो पेन वो उठा के ले जाना जो पूरे महीने में इस्तेमाल, 10-12 पेन अपने कमरे में फैला देना, जिनमें से कभी कोई उठा के लिख रहे हो, कभी कोई उठा के लिख रहे हो। एक ही तरह का पेन यूज़ करना, जो करते हो वही करना। नवी नस्ल का पेन ये मेरी खाला ने अमेरिका से भेजा है। शापर जो काट के वो पहली बार आधे घंटे बाद हाथ जो है ना वही दुख रहा है भाईजान। तलवार ट्रेनिंग में और थी और जंग में और तलवार पकड़ ली, तो खेत तुसी जंग करनी। जो पेन यूज़ करते हो वही पेन जो यूज़ करते आए पूरा सेशन, उसी का पूरा डिब्बा लेकर रखो और 4-5 अपने कमरे में फैला दो, क्योंकि 4-5 होंगे तो मौके पे कोई मिलेगा। क्योंकि आप नीचे बैठ के नॉर्मली मैं तो नीचे बैठ के पढ़ता था, कंफर्टेबल होता था। बेड पे बैठे हो तो वैसी जगह थोड़ी हो जाती है, 2 किताबें रखो तो फिर जगह ही कोई नहीं है जी। तो डबल बेड हाँ फिर ठीक है, चलो वो है तो फिर आपने उसमें वो कब्जा किया, वो भी ठीक है। लेकिन उस सब में ये होगा कि आप एक पेन अगर निकालोगे ना तो आपको हर घंटे में 5 मिनट आपके पेन ढूंढने में ज़ाया हो जाते हैं। कभी वो तकिए के नीचे चला जाता, किताब के नीचे चला जाता, तो वो 5 से 7 पेन आपने ना उस डिब्बे से, डिब्बा पूरा लेना है जो पेन यूज़ करते हो, उसमें 5-7 निकाल के आपने ऐसे फैला देने, बस वो वही रहे पूरे प्रेप लीव। नहीं हंसने की बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। वो 5-7 पेन ही आपके पूरी प्रेप लीव में यूज़ होते रहे, वो चालू हालत में हो और आपके हाथ पे चढ़े हुए भी हों, और पर्चे में जाते हैं उन्हीं में से 2-3 उठा के आपने ले जाने हैं, नया पेन नहीं लेके जाना, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी काम ये है। तो पूरा सवाल करने के बाद आपको लगेगा कि इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। खैर चलें, अब वो कहता है इन रेशोज़ को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ने सोचा है कि परचेज फ्रॉम मेजर सप्लायर विल नाउ बी मेड ऑन कैश बेसिस टू अवेल डिस्काउंट नॉट अवेलेबल ऑन क्रेडिट परचेज। हमारे पास जो हमारा जो क्रेडिटर था, सप्लायर था, उससे हम उधार पे लेते थे चीज़ें, डिस्काउंट कैश वालों को था। हमने कहा इससे कैश पर लेकर डिस्काउंट लेते हैं। अब पैसे तो चाहिए, अगर उससे इकट्ठी परचेज करनी है तो पैसे तो चाहिए। ये कहाँ से पूरे किए? कहता है द इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल डिमांड विल बी मेट बाय एक्वायरिंग अ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो। ये स्टेप लिया होगा तो क्यों लिया होगा? अगर कैश डिस्काउंट सप्लायर से जो लेना है, लेट्स से आप कैश पर चीज़ें खरीदें तो आपको 100 का डिस्काउंट मिलना है और आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का 150 इंटरेस्ट देना पड़ जाए, तो क्या आप जाओगे इस तरफ? आप ये स्टेप कब ले रहे होगे? जब आपको डिस्काउंट 100 रुपये मिल रहा है अगर, तो आपको बैंक से लोन जो है वो 70-80 रुपये की कॉस्ट पे पड़ रहा है, तो आप कहोगे यार बैंक से लोन ले लो और इससे डिस्काउंट ले लो, नेट में तो 30 रुपये बच ही रहे ना। ये तो आपने सोचना था, मतलब प्रैक्टिकली ज़िंदगी में बैठे हुए। ये उसने खुद बता दिया कि इनकी सिचुएशन क्या है। कहता है द सेविंग फ्रॉम डिस्काउंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द इंटरेस्ट ऑन, यानी कि नेट में देखा जाए तो डिस्काउंट रिसीव होकर एक्सपेंस कम हुआ, परचेज कम हो गई, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा, लेकिन नेट करें तो प्रॉफिट बढ़ा है। और बोलो यानी कि इससे क्या होगा? नेट प्रॉफिट। तो बल चलो ये उसी वक्त देखेंगे जब आते हैं बारिश, ठीक है। अगला कहता है फ्रेश इशू फ्रॉम रिडीमेबल, फ्रेश इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विल बी मेड टू फाइनेंस द इंस्टॉलेशन ऑफ अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम लगाते हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है, सोलर लगा लेते हैं, पैसे कोई नहीं है, कोई बात नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाले इशू कर दो। अब ज़ाहिर है उन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिविडेंड, ठीक है। अब एक तरफ प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे लिए, उन पर डिविडेंड पे करोगे, ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं, मतलब फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जानी है। लेकिन दूसरी तरफ बिजली का खर्चा कम होगा, सोलर लग जाएगा। तो अब ये अगेन वही बात है, ये डिसीजन लेने वक्त आप क्या सोचोगे कि इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर्स का, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का, अगर वो लेट से 100 रुपया पड़ रहा है और बिजली की सेविंग 150 आ रही है, तो कर लेंगे कि चलो कुछ अरसे बाद उनके पैसे भी वापस कर देंगे और ये सेविंग भी है। और अगर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी वाली कम हो और डिविडेंड ज़्यादा और फिर ये काम करेंगे, ये वो खुद बताएगा। कहता है द सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द डिविडेंड पेमेंट ऑन दीज प्रेफरेंस शेयर्स एंड
एंड डेप्रीसिएशन भी तो आ जानी है ना, आपका एसेट बनना है। तो कह रहा है कि दो चीज़ें आएंगी और एक जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होनी है, कम होनी है स्टेप से, लेकिन दूसरी तरफ डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ये बढ़ना है, और डेप्रीसिएशन भी एडमिन एक्सपेंस के अंदर। तो बहरहाल ये दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन वो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इतना ज़्यादा बचना है कि छोटे छोटे बढ़ने वाले को खा जाएगा और नेट में खर्चे को कम ही करेगा और प्रॉफिट बढ़ाएगा। और रीवैल्यूएशन पर ले जाओ ताकि फेयर वैल्यू बढ़ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इसमें भी आपको भाई तो बहुत आप माहिर हैं माशाल्लाह इसके, इसका बढ़ना नो डाउट एसेट को बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ पीएनएल को नहीं बढ़ाता, वो सरप्लस को बढ़ाता है, ओसीआई से होता हुआ इक्विटी को बढ़ाता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ वो अपवर्ड रीजन की वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट उल्टा कम हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता है। तो पहले 9 नंबर मुफ्त के लेकर ये 7 नंबर भी बड़े आसान थे, आपने हर स्टेप को पकड़ना है। उसने क्या कहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब करो इफेक्ट हर मैनेजमेंट डिसीजन का पीएल की उन रेशियोज पर जो निकाली हैं आपने, और बताओ कि ये एक्शंस हेल्प करेंगे या एडवर्सली इफेक्ट करेंगे बेंचमार्क को अटेन करने में, मतलब इंक्रीज डिक्रीज। तो आपने सिंपल इस पे आना है और इस पे आगे कहना है यूं करके कि ये वाला स्टेप जो है ये जीपी को, नेट प्रॉफिट को, रिटर्न को, इसको बढ़ाएगा, इसको कम कर देगा, कर सकता है, मे के साथ बात करना है। दूसरे स्टेप में आइए, इसको बढ़ाएगा, इसको कम कर सकता है, इसको बढ़ा सकता है। ये तीसरा स्टेप है, इसको बढ़ा सकता है, इसको कम कर सकता है। अल्लाह खैर सल्ला। मुश्किल या आसान? अब मैं तो कहता हूँ रेशो निकली हुई हैं, रेशो में कोई मसला है नहीं, ठीक है। रेशोज आप खुद निकालेंगे, मैं सोल्यूशन पे जाता हूँ, ठीक है। ओके, क्या निकलवाऊँ रेशोज? रेशोज निकलवाना गुनाह होगा इस वक्त, जो इतना कीमती वक्त आपका मैं ज़ाया करूँगा, लेकिन आपने इसको निकालना है। ये फटाफट आपने घर पे कैलकुलेटर पे सिर्फ देख लेना, बस कैलकुलेटर सामने हो, कैलकुलेटर से आपने करनी है कैलकुलेशन, और सोल्यूशन जो आपके पास, सोल्यूशन नहीं है आपके पास इसका, सो सोल्यूशन डाउनलोड कर लो ना वेबसाइट पे। पीडीएफ भिजवा दूँ? पीडीएफ ग्रुप में कोई भिजवा दे, बच्चा कोई भेज सकते हैं जी। मेरा सोल्यूशन है, मतलब इसका नहीं है अभी, अब इसका क्या बनाऊंगा, इसमें अंग्रेजी है। सोल्यूशन तो मैं साथ साथ ही बनाता हूँ, जो बनाने वाले होंगे उनका बना हुआ मिलेगा, अगली दफा वालों को मिलेगा। आपको यह सॉल्व करो, सवाल सारे ही सॉल्व कराता हूँ मैं, बस ये दो ही मैंने नहीं करवाने थे, क्योंकि इसमें क्या है, रेशो है, रेशो कैलकुलेशन है ना, तो फॉर्मूला लगाना है वो आप लगा लें, ठीक है। बाकी तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, डिस्कशन है, तो अगली दफ़ा किताब के अंदर आ जाएगा ये सोल्यूशन। अच्छा जी, कैश फ्लो का सोल्यूशन मैं बना दूंगा आपको, क्योंकि आपने वो करके आना है, वो सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि वो ICAP का डिफरेंट होता है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप रेशो निकालिएगा, अगर किसी रेशो में आपका आंसर डिफरेंट होगा, मैं वो रेशो कैलकुलेट करवा दूंगा, ठीक है। अब आ जाए ज़रा आंसर पे, आपके पास नहीं है जो उस आंसर पे, ले जी। रेशोज की कैलकुलेशन हो गई इन सब की, इन सब रेशोज में कोई रेशो आपको प्रॉब्लमेटिक लगे आपने कल पूछ लेना है, नहीं मैंने देखी है सब सीधी सीधी। EPS अपने अल्लाह ने बड़ा मुश्किल काम किया कि रेशो सवाल से EPS में इतना आसान काम था, बस EPS निकालनी है, आपको पता है प्रॉफिट गिवन है और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है, लेकिन आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है इसकी। देखो ना 9 नंबर थे इसके, जस्ट फार्मूलाज यूज़ करने हैं आपने, ओके। टाइम ज़ाया होगा अगर मैं आप रेशोज़ करवाऊँ, पर टाइम इस वक्त आपका कीमती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं असल जो मुश्किल काम था इसमें, वो क्या था। रेशोज़ निकल आई, ठीक है जी, आपके सामने है 25, 7.5, 5.5, 10, 7, ये निकल आई, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, GP ओवर सेल, नेट प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन एसेट है, ये PBIT को यूज़ करता है, PBIT बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपने नेट प्रॉफिट में इसको ऐड बैक करना है, PBIT बन जाएगा। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी में पैड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल वाला। अब इररिडीमेबल इनमें से कौन से थे, ये नीचे वाले, ये 140 पे आपने 10% लगाना है, तो 14 ये आ गया आपके पास, कितने, ये 14 नज़र आ रहा है, और डिवाइड करोगे इक्विटी से। अब इक्विटी में क्या आएगा, ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स आएंगे, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है। ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी नहीं, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर इनको नहीं लाना। तो 215 जमा 95 जमा 35 होना चाहिए, 215 जमा, ये देखो, ठीक है जी। तो बस आपका ये रेशो भी आ गई। उसके बाद गियरिंग रेशो में लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन है। अब यहाँ पर आकर लॉन्ग टर्म लोन कौन से हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन है
और ये भी लॉन्ग टर्म लोन है। उसके बाद इक्विटी में आए तो ये ज़रा थोड़ा टेक्निकल है, गुड पॉइंट आ गया। ये जनाब आपका ये लॉन्ग टर्म लोन आ गया। और इक्विटी कहाँ पे है? इक्विटी में तो ये सभी है, ये भी है, ये भी है, और इक्विटी में ही आते हैं ना। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ क्लासिफाई करते थे? ऑर्डिनरी इक्विटी नहीं है, पर इक्विटी तो है, प्रेफरेंस इक्विटी है, इक्विटी तो है। इसका मतलब ये रेशो मुझे निकाल कर दिखानी चाहिए आपको। अच्छा नहीं लगता, गियरिंग रेशो ज़रा टेक्निकल हो रही है, तो गियरिंग रेशो में आए लॉन्ग टर्म लोन्स 130 प्लस 40, 10 देते रहो कम से कम। अच्छा, ये आ गया जनाब लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी। इक्विटी 215 जमा 95। वैसे पिछली रेशो निकाली होती तो वहाँ पे इसने निकला होना था, इतनी फिगर ने वहाँ से उठा लेते। खैर चलो, अब तो नहीं है ना। और उसके बाद प्लस, अच्छा अब ये तो आ गया ना इक्विटी, इक्विटी प्लस वो ऊपर वाला ऐसे ही लॉन्ग टर्म डेट भी तो आना है। ये कैलकुलेटर में करी जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें कोई मसला है तो बताएं। अच्छा, फिर भी मुझे एक दफ़ा आंसर बताएं। नहीं, न्यूमरेटर का आंसर बताएं। 130 प्लस 45, ये वैसे मेरा दिल कर रहा था मैं बताऊं कि ये डेट है, डेट है, ये डेट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी में ऐड करने हैं इस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते हुए, क्योंकि वो इक्विटी की तरह से हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आपने बताया तो हुआ था आपको कि ये लायबिलिटी और इक्विटी है, तो जब रेशो निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो ये उसने अपनी तरफ से ज़रा मुश्किल पॉइंट बनाया था, लेकिन इतना मुश्किल था नहीं क्योंकि आपका काबू था इस पर। अच्छा, इक्विटी का टोटल भी बता दो, 480। लो जी, अब बताओ जी, गियरिंग रेशो इंटू 100 कर दो जी, 26 पॉइंट, ज़रा देख लो इसका आंसर यही है, 26.52 है। ये 52 ही था आपका भी, चले। अच्छा, अब ये रेशो ज़रा मुश्किल थी। उसके अलावा आगे उसने कौन सी रेशो कही है? एसेट टर्नओवर सिंपल सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल आया ना, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, इक्विटी, और ये मैंने अभी यही तो निकाला है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, इसी को यूज़ कर लेना है। सेल्स के साथ तो एसेट टर्नओवर आ जाएगा। और उसके अलावा आखिर में, हाँ, अब ये बेसिक ईपीएस है। अब देखो ना, सुबह से ईपीएस पे ही लगे हुए हैं। अब क्या मैं इसको करवाऊँ आपको? तो पैट माइनस डिविडेंड प्रेफरेंस वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने आज तक निकाले हैं, और कोई नवा कम आ रहा है। ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अच्छा माशाल्लाह, आज से पहले आई कैप इस तरह से नहीं करता था। ये तो बिल्कुल हमारे वाला फॉर्मेट है ना, माशाल्लाह, ठीक है। चलो, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, हमारे जैसा ही है। तो भाई ये रेशोज़ निकल आई हैं। इन रेशोज़ में कोई मसला है तो बताएं। अब मैं आपको ये रेशो ज़रा लिखवा दूँ। जीपी ज़रा इधर ही ले आओ। जीपी हमने यहाँ पर निकाला जी, ज़रा बता दो जीपी रेशो कैसे निकलती है? जीपी ओवर सेल। अच्छा, दूसरी रेशो कौन सी है जी? ऊपर देखो, नेट प्रॉफिट रेशो। ज़रा मैं लिख रहा हूँ वैसे फॉर्मूला जी, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। उसके बाद कौन सी है जी? रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट कैसे आता है जी? पीबीआईटी ओवर एवरेज। नहीं बताया तो टोटल एसेट्स ले लेंगे, ऐसे ही है। आपने रेशो में भी यही लिया, जो रेशो में लिया वही लिख दो यहाँ पे। चुप हो तो हमेशा आपने टोटल एसेट्स ही लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका फेवरेट रिटर्न ऑन इक्विटी जी, पीबीआईटी ओवर एवरेज जी। को मसला रिटर्न और इक्विटी, सॉरी कैपिटल, आई एम सॉरी, ये तो आएगा पैट माइनस, बल्कि ये बदतमीज माइनस होगा, माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी। सॉरी, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, कोई नहीं था कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी जी। तो ये भी लिख लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट है गियरिंग रेशो। अब ये भी लिखी थी गियरिंग, लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी प्लस, पता है यार तुम FAR 1 के पेपर हो भाई, साइड पे हो ज़रा। लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, इनटू 100। अच्छा, उसके बाद कौन सी रेशो है? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, पता है क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने तो अब आपने देखो ना फॉर्मूला लिखा होना है,
जब आपने 9 नंबर की रेशोज निकाली होनी है, इस तरह का सवाल जब हो तो फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि आपको वर्किंग में अल्टीमेटली लिखना पड़ना है बाद में। लिख लो, अच्छा आपकी वर्किंग में 9 नंबर के अंदर ये काम हुआ पड़ा है। अब आपने अगले 7 नंबर के लिए उसी को देखना है जो आपने लिखा होगा। मैंने चूंकि लिखा नहीं था इसलिए मैंने दोबारा लिख लिया। यानी इतनी देर के अंदर मैं आपको प्रॉपर सवाल ये चीज़ लगाता, पहले रेशो निकलवाता फिर ये काम, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कोई डिस्कशन हो जाए किसी काम की बात की। रेशो निकालनी नहीं, ये सामने पड़े फॉर्मूला। एसिड टर्नओवर, ठीक, एसिड टर्नओवर का फॉर्मूला है नेट सेल, चलो सेल ही लिख लो, सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद जी ईपीएस, बेसिक ईपीएस है सिर्फ, तो बेसिक ईपीएस निकलती है पैट माइनस ये, बस वहाँ पर रुपीज़ में आया होता है ना, यहाँ पर वही नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल लेते हैं वेटेड एवरेज में लिख लेता हूँ ज़रा, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है जी। इसमें आपने क्या करना होता है जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना होता है बस, ठीक है जी, ऐसे ही होता है ना। ओके चलो, अब भाई ये सारी रेशोज में से आपने 1 बाय 1 बताते जाना है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा भला वैसे ये लिखा होता कहीं काम आ जाएगा, इधर ही लिखा रहे यार। अब पहले जनाब हम ये करते हैं कि इस स्टेप का असर देख लेते हैं। इस स्टेप का असर क्या है? देखो जी, परचेज ने कम होना है डिस्काउंट की वजह से, ऐसा ही है, इसकी वजह से जीपी ने बढ़ जाना है, सही है। अच्छा, दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो बढ़ना है, फाइनेंस कॉस्ट ने बढ़ना है, जिस वजह से नेट प्रॉफिट ने कम होना है। लेकिन लेट्स से परचेज का कम होना 50 से था ना, तो फाइनेंस कॉस्ट का जो बढ़ना है वो सिर्फ लेट्स से 30 से हुआ है, जो उसके मुताबिक बात। तो अगर नेट करके देखें तो नेट में प्रॉफिट क्या हो गया, जीपी भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, कम नहीं हुआ बेटा, बढ़ा, क्योंकि सेविंग ज़्यादा है एडिशनल इंटरेस्ट से। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने यहाँ से डिसाइड ये किया कि मेरा जीपी और नेट प्रॉफिट दोनों ही बढ़ेंगे। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बोलो, बढ़ेंगे ना। अब मुझे बताओ, जीपी रेशो में जीपी ओवर सेल्स, जीपी ओवर सेल्स किया आपने, तो जीपी बढ़ रहा है, सेल पे तो इसका कोई असर है नहीं, न्यूमरेटर बढ़ने से रेशो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे भी लिख लेना, जीपी ने बढ़ना है। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट बोलो बढ़ेगा। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी में पैट पड़ा होता है ऊपर, पैट, और बोलो पैट पड़ा है ना ऊपर, तो पैट क्या होगा, बढ़ेगा, पैट बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ जाएगा, फिर न्यूमरेटर जो बढ़ गया, ना इस पे कोई असर पड़ना है इसका, ना इस पे कोई असर पड़ना है। और आप कहोगे नहीं जी उसका असर पड़ना तो है, वो अल्टीमेटली पैट का बढ़ना रिटेन्ड अर्निंग में जाता है। तो भाई ठीक है, फिर देख लो कमज़ोर कौन है, तो कमज़ोर तो फिर भी पैट ही है ना, इसी को ही असर डालेंगे, ठीक है। आगे क्या है जी, गियरिंग। गियरिंग पे इसका कोई इफेक्ट है? क्या इफेक्ट है? हाँ वेरी गुड, इक्विटी बढ़ेगी, इक्विटी डिनोमिनेटर में इसका बढ़ना, डिनोमिनेटर का बढ़ना रेशो को, और एसेट टर्नओवर में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इक्विटी ने बढ़ना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ने भी बढ़ना है ना। और बोलो कि नहीं, और समझ आ रही है, वैसे करना ये भी आपको ही चाहिए था। खैर चलो, फ़ायदा क्या आया फिर, एसेट टर्नओवर कम हो गया, नहीं, ओके, डिनोमिनेटर बढ़ा, एसेट टर्नओवर कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेसिक ईपीएस में पैट आपका बढ़ना है, तो बेसिक ईपीएस जो है वो बढ़ जाएगी। अब आपने इसको जुमले की फॉर्म में लिखना है। असल में जीपी 30% हमारा इससे कम है, ये स्टेप हेल्प, उसने जवाब उसके ज़रा तरीके से बस देना, इतनी सी बात। उसने क्या बोला था, ये बताओ ब्रीफली डिस्क्राइब करो जो मैनेजमेंट के डिसीजन के इफेक्ट्स जो हैं वो क्या पड़ेंगे पीएल की रेशियोज पे, वेदर वो हेल्प करेंगे अटेन करने में बेंचमार्क या एडवर्सली इफेक्ट करेंगे अटेन करने में। तो हम यूं बोलेंगे कि ये इफेक्ट जो है वो जीपी, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन, क्योंकि हमारे ये सारे देखो ना आप, तो कम है, जीपी 25 है, कम है, नेट प्रॉफिट
5 है, 10 से कम है। फिर रिटर्न ऑन एसेट जाहिर सी बात है वो भी कम है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी कम है, क्योंकि सारों में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, ठीक है। गियरिंग रेशो 40-60 है, कितने गई ये तो ऑलरेडी हम नीचे ही हैं 40-60, ये हम ठीक है। अच्छा, उसके बाद एसेट टर्नओवर 1.3 है, हम 1.1 पे कम है, ठीक है। उसके बाद बेसिक ईपीएस 2 है और हम कहाँ पे फिर रहे हैं, ये भी कम है। तो ये सब तकरीबन कम ही है सिवाय गियरिंग के। अब जब आपका एक मामला ऐसा हुआ है जिससे आपका जीपी नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी ये रेशो भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी। एसेट टर्नओवर का किधर है फॉर्मूला, एसेट टर्नओवर में एवरेज ये बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशो तो ये कम होगी। और बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला जो है इसके अंदर पैड ऊपर पड़ा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स तो हिले नहीं इस वजह से, तो ये भी बढ़ेगी। यानी बाकी सब आपने कहना है जी बढ़ गई, इन दो को अलग कर लेना है, नखेड़ लेना है। इसमें कहना है एसेट टर्नओवर कम होगा और गियरिंग रेशो बढ़ने का डर है। हमारा करंट इस वक्त जो है वो 26 के कितने % था, गियरिंग रेशो क्यों बढ़ रही है जी? नहीं, एवरेज ये इक्विटी डिनोमिनेटर के बढ़ने से हाँ रेशो क्या हो जाएगी, गियरिंग कम हो रही है, ठीक है। अब इसको ऐसे ही जुमले में आपने डाल देना, ये सारी बातों को उसने एक ही जुमले में लिखा हुआ है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। हर रेशो ऐसे करके ना, जैसे आपका टेबल था आप वैसा टेबल बना दो, उसको पता लगे कि तैयारी करके आया है जी। पहला स्टेप यूँ लिख कर आपने ऐसे रेशोज की आपने लिस्ट बनानी है, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऐसे रिटर्न ऑन एसेट, ये करके यूँ आपने अपना टेबल बना लेना। 3 स्टेप्स हैं, ये लो आप ऐसे बना लें, आप यूँ बताते जाएं ये इंक्रीज़ होगी, ये इंक्रीज़ होगी, ये डिक्रीज़ होगी, ऐसे जैसे चलते जाए। उसने क्या किया हुआ है उसका सोल्यूशन देखो क्या कहता है। ये जो मैंने बातें की उसने जुमले में लिखी हैं एक में, द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सेल विल इंक्रीज प्रॉफिट लीडिंग टू एन इंप्रूवमेंट इन बेसिक ईपीएस, जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। Currently these ratios are below benchmark, so the increased result will support attainment of the benchmark। ठीक है, सही है। आगे कहता है ऐसे ही, this reduction in electricity cost will increase in profit and increase in non current asset। इसी तरह से दूसरा स्टेप क्या है उसमें मैंने आपको बताया था, दूसरे स्टेप के अंदर ये थे गया दूसरा स्टेप मैंने ये लिखा हुआ है, ये कि नेट में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का डिक्रीज था वो इन दोनों इंक्रीजेस से ज़्यादा था, तो उसने भी प्रॉफिट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब अगर ये भी प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसके भी असरात वही हैं, उसने अंग्रेज़ी के अंदर लिखा हुआ है। तो आपने 7 नंबर के लिए अगर अंग्रेज़ी नहीं लिखनी तो बहुत अच्छी बात है, उसने वैसे लिखा था ब्रीफली डिस्क्राइब कर दो, तो आप यूँ कह दो कि द डिस्क्रिप्शन इज़ डिपिक्टेड इन फॉलोइंग टेबल, और टेबल बना दो, वरना अंग्रेज़ी पढ़ लो ऐसे ही। तो काम वही है इंक्रीज डिक्रीज वाला, ठीक है, कर लेना एक बार। बहरहाल अगर इसके ज़्यादा चांसेस होते तो इस लंबा सवाल आ गया ना, इस वजह से फिर मैं मज़ीद, लेकिन फिर भी हमने इसका जूस तो सारा निकाल ही दिया है, इस टॉपिक में अब बचा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने तसल्ली से इसको देख लेना है, अगर कोई सवाल होगा तो कल का मौका है। तो आपका होमवर्क जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, थोड़ा बढ़ गया ना, लेकिन मैंने ईपीएस की रिवीजन पहले कही थी वो साइड पे। होमवर्क क्या बन गया अब आपका, एक आपने सवाल करना है कैश फ्लो का, और दूसरा ये रेशोज तो निकल ही आई हैं कैलकुलेटर पे ही, बस इनके इंक्रीज, यानी कि जो मैंने करवाना है वो तो आपने लाजमी करना ही करना है ना, ये आपने करने हैं। और कौन सा कहा था सवाल, हाँ I16 के 2 सवाल आप कर लो। मैं कल नहीं भी कराऊंगा ना तो आपके हाथ से गुजर जाएंगे, आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। फिर 2 मजीद मैं करवाऊंगा तो एक बार फिर आप यूँ हो जाएंगे कि ताज़ा हो गया सब कुछ। तो प्रेप लीव में जब जाओगे तो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ I16 भी तैयार है। और ख़बरदार किसी ने छोटे सवाल करने शुरू किए तो जो रिवीजन प्लान के अंदर सवाल होंगे वही करने, आपको सब आता है। अब आपने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, खुदा का खौफ करें, टाइम न ज़ाया करिएगा। रिवैल्यूएशन के वो सवाल करने हैं जिसके अंदर आपकी एक रिवैल्यूएशन सवाल शुरू हुआ था, 5 दिन में जाके आप तीसरे सवाल में पहुंचे थे, वो वक्त था सीखने का, अभी आपको सब आता है, ठीक है। छुट्टी नहीं दी मैंने अभी। तो ये आपका होमवर्क है, ये मेरी तरफ से जी ओके है। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो आप कल मुझसे पूछेंगे, यही एक मौका है, ये आपने करके आना है। इसका सलूशन मैं इंशाल्लाह बना लाता हूँ, ये मेरे ज़िम्मे है। डायरेक्ट मेथड से उसने पूछा था, खैर से बच्चों को कह के भेजा था पिछली बार कि अभी बड़े दिन हो गए हैं। डर ही होता है उस्ताद को, और उस्ताद को क्या होता है, डर ही होता है। डर था कि आ जाएगा, मैंने कहा था ध्यान से कर लेना। और उसमें बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि डायरेक्ट मेथड पर बहुत मेहनत कर ली थी, 2 सवाल पहले अगर 4 कराते थे तो 6 करा दिए थे, इतना की फ़र्क होता है। बच्चे का हाथ थोड़ा और सीधा करा दिया था, तो ऐसे ही चलता है।
तो वो आप लोगों को जो करवाया है वो भी करके चले जाओ ना, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक है, अब ये आइए 16 का सवाल है, बिल्कुल रूटीन से हट के उसने कह दिया जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करो। बड़े को मुद्दत बाद ऐसा सवाल है, वरना नोट था, वरना एक्सट्रैक्ट्स थे। तो इसलिए अब मेरा दिल यही बार बार इस तरफ ही जा रहा है कि ये नोट या एक्सट्रैक्ट्स मांगेगा। और नोट आई कैप का देख लो ना, सबसे ज़्यादा सवाल जिसके आए हैं, तो उसके लिए उदास भी तो हो गया होगा आई कैप, नोट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सवाल भी उन्हीं के साथ ही होगा जो मैंने 2 सवाल कराने का सोचा है। यार एमसीक्यूज तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब कल का प्लान है आपके साथ, कर लेंगे तो अच्छी बात है, वरना मैंने तो करवानी है ये कल एमसीक्यूज। ठीक है, अब कल का प्लान मेरा ये है कि मैंने आपको एनपीओ के 2 सवाल करवाने हैं तकरीबन 1 घंटे में। उसके बाद मैंने आपको कैश फ्लो का के ऊपर तकरीबन आधा पौना घंटा मेरा लगना है। IAS 8 के ऊपर भी आधा पौना घंटा लग जाना है। उसके बाद मेरा दिल ये है कि मैं IAS 16 को शुरू करूं। दोनों काम ना कर सकूं जो सोचें, तो एक आज हो एक कल हो, ताकि ये भी 2 दिन पे फैल जाए। तो आपको इसीलिए मैंने होमवर्क के अंदर 2 सवाल कहे हैं। मेसोपोटामिया बहुत ही गंदा सवाल था, लेकिन चंगा है हाले टाइम हैगा, आप भी कर लो। एक्सट्रैक्ट्स वाला फिर एक मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद PPE के अंदर आप सिर्फ वही कर लेना, वो सूकी लिमिटेड ज़रा आसान सा सवाल था, ज़रा फॉर्मेट्स ज़रा सारे रिवाइज हो जाएंगे। मैं फिर आपको एक सवाल मैं भी नोट तक करवा दूंगा। इससे हमारा IAS 16 अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर उसकी थेरी, उसकी MCQs कुछ भी रहता है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आ जाए, बल्कि MCQs आप कर ही लेते हैं। नहीं, आप IAS 16 का सवाल नहीं हो सकता तो MCQs तो कर सकते हैं ना हम, क्या ख्याल है? बड़ा यार आसान पेपर था वैसे भाई, 10 नंबर का NPO का सवाल आया तो बाद में बड़ा हो जाना है। चलो MCQs पढ़का दें, जो टाइम हो अच्छा होता है वो हो जाए। देखें जी, इधर 11:30 छुट्टी है इंशाल्लाह, 10 मिनट हैं, 10 मिनट ये MCQ करते हैं। हो सकता है स्टेटमेंट चेन इक्विटी का चैप्टर जाए, उसके MCQs पे चले जाएं, कुछ भी हो सकता है होने को। चले 10 मिनट हैं, चलिए। ऑन 1 जनवरी 23 बीटा लिमिटेड हैज शेयर कैपिटल ऑफ 50 मिलियन, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लें। शेयर प्रीमियम ऑफ 15 मिलियन एंड एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ 25। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स बना देता हूँ, पता नहीं उसने क्या मांगा हुआ, लेकिन ज़रा आपको लॉस पहली बार सुनाई दिया ना, शायद पहले भी देखा होगा आधे सवाल में कैश फ्लो के अंदर आपने। तो इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय अक्यूमुलेटेड लॉस आ रहा है, आ जाता होता है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है जी शेयर कैपिटल कितना है 50 मिलियन, शेयर प्रीमियम 15 मिलियन और अक्यूमुलेटेड लॉस कितना है 25। ये ऐसे नेगेटिव नज़र आ रहा होता है, और इसकी वजह हुआ करती है अक्यूमुलेटेड लॉसेस इकट्ठे होते 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 ये नेगेटिव हो जाती है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अब GBL ने 15 मिलियन का प्रॉफिट इस पीरियड में अर्न कर लिया। ठीक है, फॉलोइंग शेयर्स वर इशूड ड्यूरिंग द ईयर 2023 ऑन 1 जुलाई 23। ईयर एंड हमारा कब है? 31 दिसंबर है। हाँ, ऑन 1 जुलाई 23 10% राइट शेयर्स वर इशूड एट 20 पर शेयर विद अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। MCQ है क्या है, पूरा सवाल है। ऑन 1 नवंबर बोनस शेयर्स वर इशूड एट अ रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। Which of the following reflects the correct balances on 31 December 23? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। मेरे ख्याल में तो उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हमसे MCQ पूछ लिया, ठीक है ना, क्या ख्याल है? तो ओपनिंग ये 1 जनवरी के थे, मैंने गलत लिखा यहाँ पे हमारी, अगर बैलेंस शीट हमारी एज ऑन 31 दिसंबर, बताइएगा ज़रा, 31 दिसंबर 23 है ना, तो ये 31 दिसंबर 2022 के बैलेंसेज हैं जो उसने दिए हैं। तो अपनी चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट बनाएंगे स्कून से, उसके अंदर इनको ओपनिंग लिखें। आपने तो कई बार ऐसे सवाल किए, बस आइडेंटिफाई क्या करना होता है कि सवाल को कैसे करना है, शुरू कैसे करें। हमने कभी सवाल बदल के तरतीब पे किया ही नहीं था, हर सवाल एक ही तरतीब पे किया था।
तो ये मुझे चाहिए जी। ओपनिंग शेयर कैपिटल गिवन है, शेयर प्रीमियम गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स ही लिखेंगे वो गिवन है, ठीक है जी। 50 था, 15 था और 25 नेगेटिव, ठीक है जी। चलो अब वो क्या कह रहा है जी, क्या किया हमने, ड्यूरिंग द ईयर 10% राइट शेयर इशू हुए। कमाल बस यही है, ईपीएस का सवाल करते करते इस तरफ आए हैं तो भूल ना जाएं कि इधर क्या था। ये अपनी जगह चेंज इक्विटी नॉर्मल तरीके से होती थी, ईपीएस के सवाल ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया था, ठीक है। तो बस कमाल यही है, और क्या तैयारी और किसे कहते हैं, राइट। क्या कहता है जी, बीएल ने अर्न किया प्रॉफिट कितना, 15 मिलियन बेटा अर्न प्रॉफिट। अब चुप कर जाओ, बस 5 मिनट रह गए, चुप कर जाओ, ठीक है। 10% राइट शेयर इशू हुए हैं 20 पर शेयर पे विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। मुझे याद है हमने राइट इशू की यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। कि अगर 50 रुपीज़, ये रुपीज़ के अंदर होता है सारा कुछ, ये अब निकल आओ ईपीएस से, रुपीज़ इन मिलियन, ये रुपीज़ हैं, रुपीज़, ठीक है। तो हमने कहा हुआ था कि 50 रुपये को डिवाइड करें 10 से, ये नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करें 10% से, ये जो आंसर है कितना है वैसे जी, ये एमसीक्यू चेक करो ये करना पड़ता है ऐसे कभी कभी, 2 नंबर अर्न करने हैं, 3 से 4 मिनट हैं, ठीक है, 3.5 मिनट। अच्छा जी, कितने शेयर्स आते हैं, पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करें इशू प्राइस से। इशू प्राइस क्या है, वर इशूड एट, बस ठीक है, इसको इंटू 20 कर दें, और उसके बाद 10 रुपीज़ को शेयर कैपिटल में डालना है और बाकी 10 को, तो कैलकुलेटर आपके पास है, 0.5 इंटू 10 करो, 0.5 इंटू 10 करो, सुभान अल्लाह, एंट्री हो गई, सही है। अच्छा, उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, क्या सिखाया था आपको, शेयर प्रीमियम पड़ा है तो पहले उसको इस्तेमाल कर लो, तो ये शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट को मसला, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या हुआ, बोनस शेयर्स 1 नवंबर को इशू हुए हैं, यहाँ पे कोई टाइम फ्रैक्शन नहीं है, टेंशन नहीं लो, बोनस शेयर इशू हुए हैं इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 5। अब इस टॉपिक में आपको कहा था हमने 1 for 5, मुझे हमें पसंद ही नहीं है, 1/5 करना है, इंटू 100 करना है, कितना आता है जी, 20%, बस ले आओ इसको, ठीक है जी। तो ये ट्रांजैक्शन, इधर आ गया जी बोनस इशू। अब बोनस इशू जो है ये, अब देखो इमीडिएटली बिफोर राइट इशू क्या सूरत हाल है, 50 जमा 5, 55 हो गया ना, इस 55 के ऊपर आपने 20% लगाया। अब जी, अब 11 को आपने या इधर से माइनस करना है या इधर से। सवाल में वो कहता है बोनस शेयर्स वर इशूड एट अ रेशियो ऑफ, कहीं पे लिखा हुआ है एज डिविडेंड इशू हुए, नहीं हुए तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे बाद में ऑप्शन उसमें से निकलता ही नहीं है तो फिर वो दूसरा भी कर लेंगे, फिगर्स दिए, लेकिन इंशाल्लाह निकलेगा जी। तो आपने शेयर प्रीमियम को इसलिए यूज़ करना है कि एज डिविडेंड नहीं है, कितना आता है जी, 11, यहाँ से माइनस करके यहाँ प्लस कर दिया आपने, तो शेयर कैपिटल कितना हो गया जी, पहला, एक तो सही हो गया, ये पहला भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। अब इनमें से ये तो पक्का है ना, क्योंकि ये तो सही आना है, ये तो इधर ही आना था ना। अब मसला सिर्फ ये है कि ये इधर आना था, ये इधर, तो इसका मतलब ए और सी में से, डी में से कोई हो सकता है, बी और सी तो नहीं है, शुक्र है। आगे बढ़ो, शेयर प्रीमियम है 8, अच्छा सॉरी, और बी में भी है बी में भी है 8, नेक्स्ट है सुभान, माइनस, सही है। लॉजिक को और चीज चेक करो, 66, 8 और 10, ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये बस काम का एमसीक्यू था जो हमने कर लिया, ठीक है। बाकी हम फिर भी करेंगे, काम के ना भी हो तो हमने तो करने। मैं सोल्यूशन है आपके पास, किसी के पास ओपन है, ठहरो फिर देख लेते हैं ना, 7 ओपन तो कर ले, ठहर जाओ एक मिनट। बी ऑप्शन 66, 8 और -10, ठीक है जी। तो नेक्स्ट, फटाफट शाबाश। सिग्मा लिमिटेड बोरो 10 मिलियन, ओह यार बोरिंग कॉस्ट आ गया, थोड़ा सा भूले हुए हैं, चलो इसको जरा पेंडिंग करते हैं, हाँ नहीं इसको जरा पेंडिंग करते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड ट्राई एसेट विद, ये वो चीज़ है जो अभी पढ़ानी है आपको, जिसके लिए कह रहा हूँ आधा पौना घंटा लगना है। चलो फिर भी जरा पढ़ के देखते हैं,
मतलब इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको कि इन क्लासेस में जो कर रहे हैं देखो उसमें से पर्चा आ रहा होता है। रनिंग उस वक्त चल रहा होता है ना, रनिंग अगला टॉपिक शुरू हो गया, वो इतना वजनी हो गया, वो नजर नहीं आ रहा, कोई टाइम नहीं मिल रहा, तो जो छोटी मोटी चीज रह गई वो रह गई। भाई रह तो गई है, पर्चे में तो नहीं ना छोड़ के जा सकते। सेशन एंड हो गया तो फिर क्या हुआ, वो करके चले जाओ, कोई मसला नहीं, उसमें से चीज आ जाती है, 1-2 नंबर भी आ जाए तो आपकी तो कमाई हो गई। ठीक है जी। तो वो कहता है कि कौन सी चीज़ जो है वो सिलेक्ट या अप्लाई करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IS8 नहीं है एक सोर्स। मोस्ट रिसेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हो सकती है। पब्लिश अकाउंटिंग लिटरेचर नहीं, ये मैंने कोई नहीं सुना कभी। प्रैक्टिस दैट आर वाइडली रिकग्नाइज एंड प्रेवलेंट इन इंडस्ट्री, देख सकते हैं उसने कितना कहा है, कौन सा नहीं है। अच्छा, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गाइडलाइन डेवलप बाय द एंटिटी। असल में आपको कहता है वो स्टैंडर्ड, ये कहते हैं कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले देखो जिस चीज़ के बारे में ये अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने जा रहे हो उसके बारे में कोई स्टैंडर्ड मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री है आपके पास, अब आपने उसके लिए कोई पॉलिसी सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड मौजूद है। ठीक है, अगर कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है तो फिर आप ये देखो कि किसी करीबी कोई और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। जैसे हम लोग जो है वो IFAC के अंडर IFRS को देख रहे हैं तो US जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, US गैप्स जो होते हैं वो भी हैं। तो अगर उनके पास ऐसी किसी चीज़ का कोई स्टैंडर्ड मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं जी? फ्रेमवर्क की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको पढ़ानी है। अब वो क्या कहता है जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गाइडलाइन डेवलप बाय द एंटिटी, जो है ये एक अजीब बात है। उसने अच्छी भली कहानी यहाँ पे चलाते चलाते लाकर यहाँ पे क्या कह दिया, डेवलप्ड बाय एंटिटी। भाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो IFAC हमें जो देता है तो वो स्टैंडर्ड्स हैं। IFRS जो हैं वो हमारी ये एंटिटी थोड़ी बना रही है बैठी हुई, हमारी एंटिटी स्टैंडर्ड छापती है। आपने समरी बना ली, आप जब बड़े होंगे, आप जब कैफ के बाद जाएंगे, उसके बाद क्वालिफाई करके इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप एक समरी बना लेते होते हैं। जैसे आप FR1 के बच्चे हैं, FR2 में आप जाएंगे, आपको सवाल नज़र आएंगे, आपको एक स्टैंडर्ड कहेगा कि जी ये डिस्क्लोजर है, तो ये डिस्क्लोजर की जो है ना वो समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा एक समरी बना के। तो IFRS 9 के अंदर ही है एक सवाल, पास पेपर के अंदर आया हो, ये समरी बनाइए जी, जूनियर ने चेक करो ज़रा, आपने उससे गलतियाँ निकालनी थी। तो ऐसे ही आप समरी बना के रख लेते हैं। तो आपकी समरी कोई स्टैंडर्ड थोड़ा ही होता है, तो आपने डेवलप किया। सॉरी यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब रह गई ये दो चीज़ें, पब्लिश्ड अकाउंटिंग लिटरेचर और प्रिवेलेंट इन इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस जो कि वाइडली रिकॉग्नाइज की जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देखें ना जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपके तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। तो ये सारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ते आ रहे हैं CMA के अंदर आपने जो पढ़ा है, ये फिर कहाँ से आया है? ये आपके बुजुर्गों की बातें ही हैं और वही वाइडली एक्सेप्ट भी की जाती हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर चल भी रही हैं। ठीक है, तो पब्लिश हो गया कोई अकाउंटिंग लिटरेचर, आप उसकी बेस पर सिलेक्ट या अप्लाई कर लें अकाउंटिंग पॉलिसी। पब्लिश कोई ऐसी चीज़ थोड़ी होती है, कोई अकाउंटिंग लिटरेचर, कोई रिसाला, कोई स्टैंडर्ड, कोई उसकी इंटरप्रिटेशन, कोई चीज़ पब्लिश हो गई है या आपकी इंडस्ट्री के अंदर वो वाइडली एक्सेप्टेड है, वाइडली रिकग्नाइज्ड है, ऐसी प्रैक्टिस है, आपने आपकी एंटिटी ने ये कर लिया, हद हो गई यार, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सबसे बुरा ही यही था। अब उसने कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स, नॉट अ सोर्स था, इसलिए एक ही बनता था वो वाला। ठीक है, अब टाइम हो गया ख़त्म। अब देखो बेसिक EPS वाला आप क्यों ना करके आओ, ये मैंने वैसे पेंडिंग कर दिया। असल में तो IFRS 8 वाले पेंडिंग हुए तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैंने अभी ये डिस्कशन करनी थी आपके साथ। IS 8 के पहले दूसरे सफ़े के ऊपर गिवन है, जहाँ पे सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी का सफ़ा है जो हमारा रह गया था, ज़बानी कराया था। ठीक है, तो ये बेसिक EPS डायरेक्ट EPS आपने करके आना है। ये कहाँ से हो गया है? उसके बाद ये भी आपका हो जाएगा। आप इसको बेशक फ़िलहाल छोड़ दीजिएगा, वैसे हो तो जाना चाहिए, लेकिन ये भी आपका हो जाना चाहिए। ये भी IS 8 का है, लेकिन ये भी हो जाएगा। तो इतने आसान MCQs हैं, आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो ज़िंदगी रही तो कल 7:15 बजे मुलाकात होगी, टाइम से आइएगा। कल मैं आते साथ क्या करवाऊँगा भला, कुछ इंपॉर्टेंट ही करवाऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोग टाइम से आएँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।